दोस्तों क्या आप अटैक ऑन टाइटंस देखे हैं? और अगर नहीं देखे हैं तो आपको इस टाइमलाइन से सब कुछ पता लग जाएगा। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटंस के कंप्लीट टाइमलाइन के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो अटैक ऑन टाइटंस के फैंस पूरे वर्ल्ड वाइड में बिखरे हुए हैं। अटैक ऑन टाइटंस में हमें खतरनाक एनिमी और टाइटंस देखने को मिल जाते हैं, पर इसके अलावा हमें ईरन येगर जैसा प्रोटैगनिस्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अटैक ऑन टाइटंस देखा होगा तो ये सीरीज टाइमलाइन के हिसाब से स्टार्ट नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों इसके प्री हिस्ट्री को हमें बीच बीच में फ्लैशबैक वाइज दिखाया जाता है। इसी की वजह से दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसका परफेक्ट टाइमलाइन के बारे में पता नहीं है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, हम है ना, ये वीडियो में हम पूरा एनिमी का टाइमलाइन को कवर करने वाले हैं। पर दोस्तों याद रहे सिर्फ और सिर्फ एनिमी। अगर मैंगा को यहाँ कवर करने बैठे तो ये वीडियो 50 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैंगा में थोड़ा डीप जाना पड़ता है। डीप की वजह से दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग देखोगे नहीं और हमारा इतना मेहनत बेकार हो जाएगा। खैर दोस्तों अब आते हैं टाइमलाइन पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले 1003 बायो में पावर ऑफ टाइटंस आता है, यानी एक साल शुरू होने से पहले एक साल। ये पूरा कहानी तब शुरू होता है जब एक यंग गर्ल जिसका नाम यमिर होता है वो किसी एक चीज के कांटेक्ट में आ जाती है और वो चीज डेविल ऑफ और था, जिसकी वजह से दोस्तों उसको बहुत ही ज्यादा पावर मिल जाता है। इसी के साथ यमिर को टाइटन का पावर मिल जाता है और ये फाउंडिंग टाइटन बन जाती है, यानी दोस्तों इसको हम सभी टाइटन्स का पूर्वज कह सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यमिर यानी फाउंडिंग टाइटन के पास कुछ स्पेशल पावर्स था और इसी पावर में से एक एबिलिटी भी शामिल था जिसकी वजह से वो लोगों की मेमोरी को वाइप आउट कर सकती थी, यानी दोस्तों लोगों की मेमोरी को मिटा सकती थी। इसके अलावा वो बहुत ही अच्छा काम भी की थी जिसकी वजह से किंग फ्लड उससे शादी कर लेते हैं और यामिर का नाम पड़ता है यमिर फ्रिट्स। इसके बाद दोस्तों यामिर के डिसेंट यानी वंशज को एल्डियन के नाम से जाना जाता है, या तो हम इन्हें सब्जेक्ट ऑफ यामिर भी कह सकते हैं। याद रहे दोस्तों सब्जेक्ट ऑफ यामिर। सभी एल्डियंस का इतना एबिलिटी होता है कि वो टाइटंस में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ये सभी एल्डियंस एक कोऑर्डिनेट या तो मीटिंग पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। एल्डियंस का यही मानना होता है कि यमिर उनके पावर को ह्यूमन वाला काम करवाने के लिए यूज की थी, जैसे कि दोस्तों रोड बनाना और जमीन पर खेती करना। इसके बाद दोस्तों आता है 900 बायो में द 9 टाइटन शिफ्टर। टाइटन्स के पावर को गेन करने के 13 साल बाद यमिर फ्रिट्स मर जाती है और इसके बाद उसका आत्मा स्प्लिट होके 9 टाइटन शिफ्टर में चेंज हो गया था। ये सभी को हम 9 टाइटन पावर भी बोल सकते हैं, जिसका हेड फाउंडिंग टाइटन होता है। पर दोस्तों 13 साल के बाद ये सभी नए टाइटन शिफ्टर भी मर जाते हैं और फिर किसी किसी दूसरे एल्डियंस के बॉडी को अपना होस्ट बना लेते हैं। ये शिफ्टर के ग्रुप को कर्स ऑफ यमिर यानी दोस्तों यमिर का अभिशाप के हिसाब से जाना जाता है। इसके बाद एक फाउंडिंग टाइटन फ्रिट्स फैमिली के साथ रहता है। फिर फाउंडिंग टाइटन ओरिजिनल टाइटन में चेंज होने लगता है। इसके बाद वो पहले के फाउंडिंग टाइटन्स को भी कंज्यूम कर सकता था। फिर बाकी ये शिफ्टर्स नोबली हाउस में जाते हैं। ये नोबली वो लोग होते हैं जिनके ऊपर फाउंडिंग टाइटन का मेमोरी वाइपिंग एबिलिटी काम नहीं देता है। इसके बाद आता है 900 बायो द एल्डियन एम्पायर। अगर हम देखते हैं तो टाइटन शिफ्टर्स का पहला बैच अपने पावर को फिल करना शुरू कर दिए थे। यही पावर की वजह से टाइटन शिफ्टर एक वॉर शुरू कर देते हैं जिसका नाम द नेशन ऑफ माली था। इसी दौरान एल्डियंस अपने टाइटन पावर के साथ आसानी से माली नेशन को हरा देते हैं और फिर इसके बाद एल्डियन एम्पायर का स्थापना होता है। इसके बाद कई सारे एल्डियंस अस्तित्व में आते हैं। इसके बाद आता है ईयर 3 में। दोस्तों इसमें नॉर्मल टाइटन तो होते हैं पर इसके साथ साथ और 9 टाइटन शिफ्टर जुड़ जाते हैं। इसके बाद एल्डियन एम्पायर पूरी तरीके से अनस्टेपेबल हो जाता है, पर एम्पायर के लिए एक खतरा भी आ चुका था और वो खतरा एम्पायर के भीतर ही होता है, क्योंकि एम्पायर के नॉवलिस्ट के बीच भीतरी लड़ाई शुरू हो गया था। टाइम के साथ साथ 743 में कार्ल फ्रिट्स किंग बन गया था, जो कि दोस्तों 9 टाइटन शिफ्टर में से एक था और ये फाउंडिंग टाइटन था। बाकी के 8 टाइटन शिफ्टर बहसबाजी में लग जाते हैं, क्योंकि अब वो खुद को बेस्ट साबित करते करते बोर हो चुके थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कार्ल का एक प्रॉब्लम निकल के सामने आता है। एल्डियंस लगभग 3 बार वर्ल्ड पॉपुलेशन को मार चुके थे और इसके लिए कार्ल बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। इसकी वजह से कार्ल डिसाइड करता है कि सभी एल्डियंस को मर जाना चाहिए और यहीं से दोस्तों फिर ग्रेट टाइटन वॉर शुरू हो जाता है। ये एक सिविल वॉर की तरह शुरू हुआ था और ये वॉर एल्डियंस के बीच ही हो रहा था। पर दोस्तों मालियंस इस चीज का फायदा उठाते हैं और इस चांस के जरिए वॉर को अपने हाथों में ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों कार्ल यानी फाउंडिंग टाइटन फाइट करने से मना कर देता है। इसके बाद माली नेशन एल्डियन नेशन को हरा देता है और फोर्सफुली 9 टाइटन शिफ्टर में से 7 टाइटन्स को रख लेता है। इसके बाद दोस्तों कार्ल और कई सारे सब्जेक्ट्स एक आइलैंड में चले जाते हैं जिसका नाम पैराडाइस होता है। जैसे ही कार्ल पैराडाइस आइलैंड में पहुंच जाता है वो अपने काम में लग जाता है। कार्ल इस बार टाइटन का हार्ड वाला पावर को यूज करता है
क्योंकि वो 3 बड़ा दीवार बना सके। सबसे भीतरी दीवार का नाम मारिया था, बीच वाला दीवार का नाम रोज था और सबसे आखिरी दीवार का नाम सीना था। सीना वॉल के अंदर एक नया वर्जन का एल्डियन कैपिटल बन चुका था, जिसका नाम दोस्तों मित्रस था। काल अपना फाउंडिंग टाइटन एबिलिटी की वजह से ये सभी सब्जेक्ट्स यानी दोस्तों सभी एलियंस का पास्ट मेमोरी को हटा देता है। फिर काल पब्लिक को एक नकली स्टोरी के बारे में बताता है कि टाइटन 743 के टाइम में अपीयर हुए थे और जितने भी ह्यूमन रेस बचे थे उन सभी को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। यही था उसका झूठा स्टोरी। इसके बाद सभी एल्डियंस पैराडाइज आइलैंड में रहने लगे और इनको एल्डिया के पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, यानी दोस्तों एल्डिया नेशन के पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी के साथ कार्ल फ्रिड भी अपना नाम को चेंज करके किंग रिस रख लेता है और फिर एक फेक किंग को अपॉइंट भी कर लिया था, क्योंकि वो सबको दिखा के नहीं बल्कि दोस्तों बैकग्राउंड में रह के राज करना चाहता था। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो परफेक्ट प्लान के तरीके से ये सब अंजाम दिया जा रहा था, पर दोस्तों आपको भी पता है कि नॉवलिस्ट के ऊपर कोई भी ट्रिक काम नहीं आता है, यानी दोस्तों इनके ऊपर फाउंडिंग टाइटन का मेमोरी वॉपिंग एबिलिटी काम नहीं आता है। इसी दौरान हमें एक फैमिली भी देखने को मिलता है और वो फैमिली का नाम अकरमैन्स था। ये फैमिली रॉयल फैमिली से मुंह मोड़ने का कोशिश किए थे और इसकी वजह से उनके साथ बहुत ही खराब सलूकी किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर कार्ल फ्रिड अपना नाम चेंज करने के साथ साथ फ्रिड फैमिली का नाम भी चेंज करके रिस फैमिली रख लेता है। इसके बाद आता है ईयर 785 कल्ट ऑफ यामिट डिसबैंडेड। दोस्तों जब किंग फ्लिट माली छोड़ के चला गया था तब कई सारे एल्डियंस माली नेशन में रह गए थे और माली नेशन में उनका लाइफ कुछ खास नहीं रहा था। जो भी एल्डियंस बच गए थे उन सभी को एक एल्डियन इंटरमेंट जोन में भेज दिया गया था और उनको ही अपने विरासत के ऊपर शर्मिंदा होने के लिए सिखाया जा रहा था। हमें कर्स भी देखने को मिलता है जो कि दोस्तों एक रिलीजन होता है और वो वाल मारिया, रोस और शीना का पूजा करते थे। दोस्तों यहाँ पर अगर आपके मन में डाउट है कि ये तीनों मारिया, रोस और शीना कौन है, तो दोस्तों ये एमिर और किंग फ्रिड की बेटियां थी। उन्हीं कल्ट रीडर में से एक स्ट्रीट से एक ऑर्फन एल्डियन को ले आता है और उसका नाम यामिट फ्रिड रखा जाता है। इसको फिर रॉयल लाइन का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। सारे कल्ट लगभग 5 साल के लिए इसको पूजा करने लगे थे, क्योंकि दोस्तों 5 साल के बाद मालियंस इन सभी को खोज निकालते हैं और फिर इन सभी को पैराडाइज में भेज दिया गया था। पर दोस्तों इनको नॉर्मली भेजा नहीं गया था, बल्कि इनको पैराडाइज ले जाके इनके ऊपर टाइटन्स का फ्लूइड इंजेक्ट किया गया था और फिर दीवारों से इन सभी को फेंक दिया गया था, क्योंकि ये माइंडलेस टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर खुद के ही लोगों का खात्मा कर सके। और जब टाइटन्स का अटैक होता है तब एल्डियंस पैराडाइज को बचाने के लिए लड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका हिस्ट्री कितना ऑसम है। इसके बाद आता है ईयर 810 वर्टिकल मैन्यूवरिंग इक्विपमेंट इन्वेंटेड। दोस्तों इसमें भले पैराडाइज एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, पर पैराडाइज का सोसाइटी यानी समाज अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी वाला डेवलपमेंट कर रहा था। डेवलपमेंट में हमें टॉप देखने को मिल जाता है और फिर कई सारे फैक्ट्रीज भी देखने को मिल जाते हैं और इसी दौरान हमें प्रिंटिंग प्रेस भी देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ माली भी फोटोग्राफी और ब्लिम का इन्वेंट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ब्लिम एक छोटा सा एयरशिप होता है, लेकिन दोस्तों पैराडाइज के पास उसके खुद का एक स्पेशल इन्वेंट था जिसका नाम 3D मैन्यूवरिंग गियर था। ये इन्वेंशन भारी टाइटन्स के लिए परफेक्ट था। इससे दोस्तों टाइटन्स को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता था। ये 3D मैन्यूवरिंग गियर में ब्लेड भी होता है जो कि दोस्तों अल्ट्रा स्टील का होता है। इसकी मदद से टाइटन्स के मांस को काटा जा सकता था। एक तरह से देखा जाए तो ये इन्वेंशन पैराडाइज मिलिट्री के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ था। ये मिलिट्री के 3 ब्रांच भी होते हैं जिनका नाम दोस्तों स्काउट, गैरिसन गार्ड और मिलिट्री था। यहाँ पर दोस्तों स्काउट दीवार के आर पार एक्सप्लोर करते हैं, वहीं दोस्तों गैरिसन गार्ड दीवारों के पैरामीटर पर काम करते हैं और लास्ट में मिलिट्री पुलिस दीवार के पीछे छुप के होते हैं। ये सभी अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हैं। इसके बाद ईयर 817 द ब्लिम इंसिडेंट। इसी दौरान हमें माली में 2 यंग एल्डियन सिबलिंग देखने को मिल जाते हैं जिनका नाम ग्रीसा और फेई ईगर था। यहाँ पर दोस्तों ग्रीसा ईगर ईरन ईगर का बाप है। ये दोनों ही एल्डियंस इंटरमेंट जोन से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो ब्लिम यानी छोटा एयरशिप का टेकअप को देखना चाहते थे, पर कुछ गार्ड्स उन दोनों को देख लेते हैं और इसी दौरान फेई मर जाती है। इसके बाद मालियंस मिलिट्री गार्ड ग्रीसा के पापा को ऑर्डर देते हैं कि वो अपने पूर्वज के नाकामयाबी के बारे में अपने बच्चों को पढ़ाए, पर दोस्तों कैसे भी करके ग्रीसा डॉक्टर बन जाता है। इसके बाद आता है ईयर 824 ग्रीसा जॉइंस एल्डियंस रेस्टोस्टोनिस। दोस्तों जब ग्रीसा को पता चलता है कि उसके सिस्टर को मालियंस के गार्ड्स ने मार दिया था कुत्तों को छोड़ के, तब ग्रीसा एल्डियंस रेस्टोस्टोनिस के साथ ज्वाइन हो जाता है जिनका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ माली को हराना होता है और एल्डिया को रिस्टोर करना होता है। इसी दौरान दोस्तों ग्रीसा डीना फ्रिड से मिलता है। यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में ओशन के पार डीना ही लास्ट फ्रिड फैमिली की बची हुई मेंबर होती है। फिर 1 साल के बाद ग्रीसा और डीना शादी कर लेते हैं और उन दोनों का एक बच्ची भी हो जाती है जिसका नाम ज़ेकी ईगर होता है।
इसके बाद ईयर 829 में उरी रेस बिकम किंग और कैनी एडप्ट लेवी। दोस्तों अगर हम पैराडाइज में वापस आए तो रेस फैमिली से फाउंडिंग टाइटन का पावर जनरेशन वाइज कंटिन्यू होता है और फाइनली ईयर 829 में उरी रेस फाउंडिंग टाइटन बन जाता है। कुछ समय के बाद उसका सामना कैनी आर्कमैन से होता है। कैनी उरी को मारने ही आया था, पर दोस्तों इस दौरान हमें एक ट्विस्ट देखने को मिल जाता है। उरी कैनी के सामने एपोलाइज यानी माफी मांगता है और इसकी वजह से कैनी के मन में उरी के लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाता है। इसके बाद कैनी उरी के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आर्कमैन के ऊपर अत्याचार करना भी बंद हो जाता है और इनके ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट हुआ था किंग काल के टाइम से और इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले से ही बता चुके हैं। इसके कुछ समय के बाद कैनी आर्कमैन अपने बहन कुचल से अंडरग्राउंड में मिलने जाता है, जो कि शीना डिस्ट्रिक्ट के नीचे एक हिडन सिटी होता है। कुचल एक प्रोस्टिट्यूट के हिसाब से काम करती रहती है, पर जब कैनी उससे मिलता है तब वो मर चुकी होती है और फिर कैनी कुचल का बेटा लेवी को अडॉप्ट कर लेता है। इसके बाद ईयर 830 एरविन फादर किल्ड। इसमें हमें एक बच्चा देखने को मिलता है जिसका नाम एरविन स्मिथ होता है, जिसका ये बहुत ही इच्छा होता है कि एक दिन वो स्कूल में पूछे कि क्यों ह्यूमैनिटी कुछ याद नहीं रखता है। उसके पिता ही उसके टीचर होते हैं। जब वो दोनों ही घर में पहुंचते हैं तब उसके पिता उसको समझाते हैं कि ये चीज बहुत ही डाउटफुल चीज है और रॉयल गवर्नमेंट पूरी तरीके से सबको झूठ में रखा है। ठीक उसी दौरान एरविन अपने फ्रेंड को अपने थ्योरी के बारे में बताता है, पर मिलिट्री पुलिस उसकी बातों को सुन लेते हैं। ठीक इसके 1 घंटे के बाद एरविन के पिता एक एक्सीडेंट के दौरान मर गए थे। इसके बाद एरविन सर्वे कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो अपने पिता का बोला हुआ बात को साबित कर सके। एरविन के पिता उसको ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ एक्सप्लेन किए थे कि क्यों ह्यूमैनिटी हर चीज याद नहीं रखता है। ठीक दोस्तों उसी साल माले भी अपना नया वॉरियर प्रोग्राम का अनाउंस करता है। वही दोस्तों दूसरी तरफ पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री वाला वेपन एडवांस हो रहा था, पर माले नेशन के पास कम रिसोर्सेस होने की वजह से वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। अगर हम पैराडाइज में देखते हैं तो पैराडाइज फॉसिल फ्यूल का बड़ा रिसोर्स बन चुका था। इसी की वजह से मालियंस कुछ एल्डियंस वॉरियर को पैराडाइज में भेजने का प्लान बनाते हैं, पर दोस्तों यहाँ पर मिलिट्री में एक एल्डियन स्पाई भी होता है जिसका नाम उल होता है। वो रिसर्चर्स को मालियंस के प्लान के बारे में बता देता है। ये सब सुन के ग्रीसा अपनी बेटी जैकी को एक डाउटफुल एजेंट के हिसाब से प्रोग्राम में शामिल कर लेता है। इसी की वजह से ग्रीसा और डीना दोनों ही जैकी को सिखाने में लग जाते हैं और ये भी उसके दिमाग में डालने लग गए थे कि माली की जगह में अगर एल्डिया होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद ईयर 832 एल्डियन रिसर्चनिस्ट डिसबैंडेड, ग्रीसा इनहेरिट द अटैक टाइटन। अगर हम नोटिस करें तो जैकी में भी अपने पिता की तरह बदले वाला रेखा होता है। इसी की वजह से जैकी खुद को और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने का सोच लेता है। इसी की वजह से जैकी ग्रीसा और डीना को मालियन अथॉरिटी के हाथों में सौंप देता है। इसी की वजह से सभी रिसर्चनिस्ट को हेवन में भेज दिया गया था। और दोस्तों यहाँ पर डीना पूरी तरीके से टाइटन में भी चेंज हो गई थी, पर ग्रीसा टाइटन में चेंज नहीं हुआ था और ना ही उसको कहीं भेजा गया था। ग्रीसा को कुछ गार्ड्स लेके जाते हैं, पर उन गार्ड में से एक उल होता है जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है। यहाँ पर उल अटैक टाइटन भी होता है। इसके बाद उल ग्रीसा का मिशन में लग जाता है क्योंकि वो मिलके फाउंडिंग टाइटन को फिर से क्लेम कर सके। इसके बाद ईयर 835 बर्थ ऑफ हिस्टोरिया रिस इरनिगर और मिकासा एगरमैन। यहाँ पर ग्रीसा के पास उतना कुछ बचा नहीं होता है। कुछ समय के बाद ग्रीसा वर्ल्ड के पास पहुंच जाता है और फिर सिंगाशीना में सेटल हो जाता है। इस दौरान वो एक वेटर से शादी कर लेता है जिसका नाम काल होता है। कुछ साल बाद उन दोनों का एक बेटा भी होता है जिसका नाम दोस्तों इरन ईगर होता है, यानी हमारे सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट। इसी दौरान हमें मिकासा को भी देखने को मिलता है जो कि एक आत्मानन होती है और ओरिएंटल क्लान का लास्ट मेंबर भी होती है। इसके साथ साथ हमें रॉड रीस भी देखने को मिलता है जो कि किंग का भाई होता है और ये अपने सर्वेंट अल्मा के साथ बिजी होता है, यानी दोस्तों थोड़ा इमोशनल टाइप वाला बिजी। रोड रीस अल्मा को एक फार्म में ले है क्योंकि उनका एक अवैध बच्चा हो सके, और ये होता भी है। वो चाइल्ड का नाम हिस्टोरिया होता है। यहाँ पर हिस्टोरिया और अल्मा फार्म में ही रहते हैं क्योंकि दोस्तों रोड का ऑलरेडी एक वाइफ होती है और उसके 5 बच्चे भी होते हैं। रीस के सभी ओरिजिनल बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ फ्रीडा ही हिस्टोरी के पास पहुंच पाती है। इसके बाद ईयर 842 फ्रीडा रीस बिकम क्वीन। 842 में दोस्तों क्या होता है, फ्रीडा रीस उरी रीस को कंज्यूम कर लेती है और वो फाइटिंग टाइटन में से एक बन जाती है। इसके बाद ईयर 844 लेवी एगमैन जॉइन द सर्वे कॉर्प्स। लेवी एगमैन कैनी एगमैन से कई सारी स्किल सीख चुका था। तभी फिर लेवी एक ऐसा गैंग में आ गया था जो कि दोस्तों सर्वे कॉर्प को टारगेट करता था, पर यह चीज उनके लिए बहुत ही गलत साबित होता है। स्क्वाड लीडर एरविन स्मिथ लेवी को एक डील देता है। वो डील में ये रहता है कि अगर लेवी उसके सभी गैंग सर्वे कॉर्प में ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेगा। इसके बाद लेवी भी इस डील से मान जाता है। फिर वही सेम टाइम ईयर 844 मिकासा हाउस होल्ड अटैक। इस दौरान दोस्तों फिर से एक आर्कमैन सीरियस कंडीशन में फंस जाती है
कुछ चोर या तो डाकू मिकासा आर्कमैन के घर में घुस जाते हैं क्योंकि वो मिकासा और उसके मॉम को बेच सके। वो सभी मिकासा के पेरेंट्स को मार देते हैं। इस दौरान डॉक्टर ग्रीसा ईगर और उसका बेटा ईरन ईगर आते हैं। इस दौरान मिकासा और ईरन एक साथ मिल जाते हैं क्योंकि वो मिलके वो गुंडों का खात्मा कर सके। ये सब होने के बाद ईगर फैमिली मिकासा को एडॉप्ट कर लेते हैं। इसके बाद ईयर 845 यमिर गेट्स द जॉ टाइटन। दोस्तों हम डायरेक्टली इतना ही कहना चाहेंगे कि यमिर को ईयर 845 में जॉ टाइटन मिला था। ये एक फॉर्मर मेंबर थी सर्वे कॉप का। इसके फ्लैशबैक में हम कुछ ये भी देखे थे कि वो कैसे शिफ्टर बनी और एक शिफ्टर के हिसाब से कैसे एक्ट की थी। ठीक दोस्तों वही सेम टाइम यानी ईयर 845 द फॉल ऑफ मारिया वॉल। सभी पीपल बिना टाइटन के 100 साल तक एंजॉय कर चुके थे, पर दोस्तों अब टाइटन का आने का बारी था। टाइटन शिंगाशिना के बाहरी डिस्ट्रिक्ट के वॉल पर हमला कर देते हैं। पूरा टाइटन शिंगाशिना में घुस आता है और बहुत ही ज्यादा पैमाने में तबाही मचा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों डीना फ्रीड का टाइटन ईरन और मिकासा के सामने कार्ल ईगर को खा लेता है। इसी बीच आर्मर टाइटन वॉल मारिया के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर दोस्तों वॉल मारिया ह्यूमन का सबसे बाहरी दीवार था। ये अटैक की वजह से वॉल मारिया के सभी पीपल्स को हार मानना पड़ा था। इसके बाद ईयर 845 ईरन इनहेरिट्स हिज टाइटन। शिंगाशिना में अटैक होने से पहले ग्रीसा ईगर एक बिजनेस ट्रिप में चला गया था। एक्चुअल में ग्रीसा रेस के जगह में गया था क्योंकि वो फ्रीडा से फाउंडिंग टाइटन को कंज्यूम कर सके और इसके साथ साथ वो पूरे रेस फैमिली को खत्म कर दिया था क्योंकि फाउंडिंग टाइटन का कंटिन्यूटी बंद हो सके। सभी मेंबर में से सिर्फ और सिर्फ रॉड ही बच पाता है और वो फाटक से फार्म की ओर निकल पड़ता है क्योंकि वो एलम और हिस्ट्रिया को ले सके। पर दोस्तों यहाँ पर भी रॉड कैनी आर्कमैन के पुलिस स्क्वाड के द्वारा रोका गया था। इस दौरान अल्मा रेस फैमिली का नाम खराब होने की वजह से मारी जाती है। पर दोस्तों यहाँ पर रॉड एक डील करके हिस्ट्रिया का जान बचा लेता है। वो डील ये रहता है कि वो इसका नाम चेंज कर देगा और फिर मिलिट्री में ज्वाइन कर देगा। स्टोरी आगे बढ़ता है। ग्रीसा जब ईरन को वर्ल्ड रोस में पाता है तब वो उसको कहीं ले जाके एक चाबी देता है और वो चाबी शिंगाशिना का सुपर मिस्ट्रियस बेसमेंट का होता है। फिर ग्रीसा ईरन में टाइटन स्पिनल फ्लूइड इंजेक्ट कर देता है जिसकी वजह से ईरन का टाइटन उसको कंज्यूम कर लेता है। अभी दोस्तों ईरन अटैक टाइटन भी होता है और साथ में फाउंडिंग टाइटन भी होता है, पर उसको इस होने के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे फाउंडिंग टाइटन रॉयल फैमिली से ईरन के पास आया। इसके बाद ईयर 846 द रिकवरी मिशन। इस दौरान हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही ज्यादा वॉर से बचे हुए लोग होने के कारण वर्ल्ड रोस ओवर पॉपुलेट हो गया रहता है, जिसकी वजह से खाना का बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज हो रहा था। इसकी वजह से बच्चों और बूढ़ों को फील्ड में भेज दिया गया था, जबकि एडल्ट्स जैसे कि दोस्तों आर्मर के पेरेंट्स उन सभी को वॉल मारिया का रिकवरी मिशन में भेज दिया गया था। यही एक ऐसा रास्ता बचा था जिसमें पीपल का मौत हो सके और फिर ज्यादा खाना बच पाए। इसके बाद दोस्तों ईरन ईगर के मॉम को भी एक टाइटन खा लेता है। इसके बाद ईयर 847 ईरन एंड कंपनी बिगिन ट्रेनिंग। ईरन अपने मॉम को खात्मा होते हुए देखने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका था और वो कुछ टाइटन्स को मारने का सोचा था, पर उसको एज 47 तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो आर्मी को ज्वाइन कर सके। इसके बाद मिकासा और अरमिन भी ईरन को ट्रेनिंग में फॉलो करने लगे थे। फाइनली कितने सालों के बाद मिकासा ट्रेनिंग कॉर्प्स से ग्रेजुएट हो चुकी थी और ये 104 रैंकिंग में आई थी, पर दोस्तों यहाँ पर ईरन ईगर 10th रैंकिंग में आया था। इसके बाद ईयर 847 एंटी-पर्सनल कंट्रोल स्क्वाड क्रिएटेड। यहाँ पर दोस्तों उरी रेस के मनी के बाद कैनी आर्कमैन बोझ सा हो गया था। वो ये जानने में लग गया था कि अगर उसके पास फाउंडिंग टाइटन का पावर होता तो क्या होता। इसी की वजह से खुद का पर्सनल मिलिट्री पुलिस स्क्वाड क्रिएट कर लेता है जिससे कि उसको हेल्प मिल सके। यहाँ पर मिलिट्री पुलिस भी एक सीक्रेट ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर को डेवलप कर चुके थे क्योंकि वो सर्वे कॉर्प्स के खिलाफ यूज कर सके। इसके बाद ईयर 850 बैटल ऑफ ट्रस्ट। दूसरे जब ट्रेनिंग कॉर्प्स से 104 ग्रेजुएट्स निकल चुके थे तभी उसके बाद 5 सालों में कॉलोसस टाइटन का एफरेंस हुआ था, पर इस बार इसका एफरेंस ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट के बाहर हुआ था। इस दौरान ईरन ईगर अरमिन को बचाने के चक्कर में टाइटन का शिकार हो जाता है, पर दोस्तों ईरन उस समय टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर वो टाइटन को मार देता है। पर दोस्तों यहाँ बात यह है कि रॉड्रिस और कुछ नॉबली को छोड़ के किसी को भी टाइटन शिफ्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पर जब ईरन अपने ह्यूमन फॉर्म में रिटर्न होता है तब गरीशन रेजिमेंट के शोल्डर ईरन को पूरा मार ही डाले थे। पर दोस्तों यहाँ पर अरमिन मिलिट्री लीडर्स को कन्विंस करता है कि ईरन का टाइटन स्किल बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। इसके बाद ईरन का टाइटन की मदद से ट्रस्ट का वॉल होल को एक बड़ा बुल्डर की मदद से बंद कर दिया था। एक तरफ से देखा जाए तो ये टाइटन्स के खिलाफ पहला जीत था। इसके बाद दोस्तों ईरन को सर्वे कॉर्प्स के कस्टडी में रखा गया था। इसके बाद ईयर 850 फीमेल टाइटन आउटेड। एक तरफ से देखा जाए तो ईरन के ट्रेनिंग कॉर्प्स में 3 शिफ्टर्स थे और वही 3 शिफ्टर में से हमें एक फीमेल शिफ्टर भी देखने को मिलता है जो कि दोस्तों एक्शन में आती है। ये सभी का यही गोल रहता है कि वो ईरन को कैप्चर करके उसको मारने में ले जाए,
इसके बाद दोस्तों ये पता चलता है कि मिलिट्री पुलिस की एनी लियनहार्ट ही फीमेल टाइटन होती है और फिर स्टोवर्स डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही घमासान फाइट होता है इन दोनों के बीच में। इसके बाद एनी खुद को क्रिस्टलाइज कर ली थी क्योंकि वो कैप्चर होने से बच सके। इसके बाद ईयर 850 जॉ, कॉलिसल और आर्मर टाइटन आउटेड। दोस्तों सर्वे कॉप फिर से 3 टाइटन शिपटर को खोज निकालते हैं। यामिर जॉ टाइटन में चेंज हो जाती है क्योंकि हिस्टोरिया को बचा सके, जबकि रीनर आर्मर टाइटन के हिसाब से होता है और यहाँ पर बर्टोल्ड कॉलिसल टाइटन के हिसाब से होता है। वो दोनों ईरन को अपना ओरिजिनल गोल के बारे में बताते हैं। उनका गोल यही रहता है कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दे और इसी गोल में ईरन को भी शामिल होने के लिए वो लोग कहते हैं क्योंकि उनका गोल पूरा करने में आसानी हो जाए। पर ईरन उनके साथ शामिल होने के लिए मना कर देता है और इसके बाद वर्ल्ड रोज में एक बहुत ही बड़ा बैटल शुरू हो जाता है। इस बैटल की वजह से आसपास के रेसिडेंट्स यानी निवासियों को टेम्पररी अंडरग्राउंड होना पड़ा था। इसके बाद बर्टोल्ड और रीनर यामिर को कन्विंस करते हैं कि वो मालियन नेशन में रिटर्न हो जाए। इसके अलावा कई सारे रैंडम टाइटन डिना फ्रीड के टाइटन को मार देते हैं जब ईरन अनजाने में फाउंडिंग टाइटन का स्क्रीम एबिलिटी यूज किया था। इसके कुछ महीने के बाद ईरन को पता चलता है कि फाउंडिंग टाइटन का एबिलिटी तभी यूज कर सकता है जब वो किसी रॉयल फैमिली के मेंबर को टच करेगा। इसके बाद ईयर 850 हिस्टोरिस बिकम क्वीन। एक्चुअल में ये सभी स्काउट ये जानने का कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या चल रहा है और वो इस चीज में बहुत ही क्लोज भी आ चुके थे। इनके पास एक शख्स भी था जो कि वॉल में रहने वाले टाइटन के बारे में जानता था और इसका नाम पैशन निक था। पर दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट इनका वॉल के बाहर वाला एक्टिविटीज को रोक लगा देता है और उनको ये भी ऑर्डर मिलता है कि वो ईरन और हिस्टोरिया को हैंड ओवर कर दिए। इसके बाद दोस्तों कैनी अर्कमैन ईरन और हिस्टोरिया को किडनैप कर लेता है और उन दोनों को रॉड रीस के पास ले जाता है। इसके बाद रॉड ग्रीसा के मस्करीन के बारे में बताता है और साथ में फाउंडिंग टाइटन किस तरीके से कंटिन्यू होता है उसके बारे में भी बताता है क्योंकि वो हिस्टोरिया को कन्विंस कर सके कि ईरन को कंज्यूम कर ले और साइकिल को फिर से शुरू कर दे। पर दोस्तों हिस्टोरिया इस चीज के लिए मना कर देती है और फिर स्पिनल फ्लूइड का बोतल भी फूट जाता है। रॉड नीचे गिर जाता है और नीचे पड़े हुए स्पिनल फ्लूइड को चाट लेता है और इसके बाद ये एक बहुत ही बड़ा और एबनॉर्मल टाइटन में चेंज हो जाता है। ईरन भी ऐसे ही एक बोतल को पी लिया था जिससे वो आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गया था और इसकी वजह से उसको टाइटन हार्डनिंग स्किल मिल जाता है। जैसे ही रॉड अपने पास के टाउन में अटैक करने के लिए जा रहा था तभी हिस्टोरिया उसको मार देती है। इससे फिर वहां के सिटीजन सोचने लगे थे हिस्टोरिया ही असली क्वीन है। पर दोस्तों इस दौरान कैनी अर्कमैन मर जाता है और लेवी को टाइटन स्पिनल फ्लूइड का एक सिरिंज देता है जो कि वो रॉड से लिया था। इसके बाद सर्वे कॉप्स इंजीनियर 2 ऐसे टेक्नोलॉजी को बनाते हैं जिससे टाइटन को आसानी से मारा जा सकता था। पहला टेक्नोलॉजी का नाम था एक्सक्यूटनर फ्रॉम हेल। इसमें एक बड़ा डिवाइस होता है, अगर कोई भी टाइटन वॉल में आया तो उसका बैक स्मैश कर देता है। इसके बाद दूसरा है थंडर स्पीयर जो कि एक मेटल स्पीयर होता है जिसमें दोस्तों एक्सप्लोसिव लोडेड रहता है। खास करके दोस्तों इसको आर्मर टाइटन का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके बाद वही सेम ईयर 850 द बैटल ऑफ शिंगाशिना एल्डियन हिस्ट्री रिकवर्ड। इसके बाद दोस्तों पब्लिक सपोर्ट में नया जान दिखाता है और फिर नया रिक्रूटमेंट भी हुआ था। इसके साथ साथ ईरन का नया हार्डनिंग स्किल और उनके न्यू टेक्नोलॉजी के साथ स्काउट वॉल मारिया में होल को बंद करने के लिए और शिंगाशिना को फिर से क्लेम करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके अलावा इन सभी को ईरन के बेसमेंट को भी चेक करना जरूरी था क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही जरूरी था कि वो बेसमेंट में जाए। ईरान अपने हार्डनिंग की मदद से होल को बंद कर देता है पर बैटल बहुत ही भयानक और डेंजरस था। कॉलिसस, आर्मर और बीस्ट टाइटन उन सभी का वेट ही कर रहे थे और सही में दोस्तों 100 स्काउट में से सिर्फ 9 ही वापस आ पाए थे। इस दौरान दोस्तों हमें बहुत ही अच्छा ड्रामेटिक सीन देखने को मिला था जिसमें अर्मिन और इरविन दोनों ही मौत के लास्ट स्टेज में थे और लेवी को दोनों में से एक को ही चुना था कि इसमें टाइटन सीरम को यूज करना है। बहुत सारे प्रेशर के बाद लेवी अर्मिन को चुनता है। यहाँ पर दोस्तों स्काउट सिर्फ एक शिपटर को ही ला पाए थे जिसका नाम बटोल था और फिर उसको अर्मिन को कंज्यूम करने के लिए दे देते हैं और इसकी वजह से अर्मिन एक नया कोलोसस टाइटन में चेंज हो जाता है। इसके बाद ईरन और उसके बाकी साथी बेसमेंट के लिए निकल पड़ते हैं। उसी बेसमेंट में से उन लोगों को कुछ बुक्स मिलता है जो कि ग्रीशा के द्वारा लिखा गया होता है और उसमें कुछ पिक्चर्स भी होता है। ये बुक में वो सभी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ था जो कि किंग फ्रीड के पैराडाइस में आके वॉल बनाने से पहले का था। और दोस्तों यहाँ पर पैराडाइस में वॉल बनाने से पहले का हिस्ट्री हम आपको ऑलरेडी टाइमलाइन में बता चुके हैं। इसके बाद दोस्तों मिलिट्री डिसाइड करता है कि उस बुक का इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया जाए और न्यूज़पेपर में फुल हिस्ट्री को पब्लिश किया जाए। इसके बाद ईयर 851 रिपॉपुलेशन ऑफ वॉल मारिया। विंटर सीजन खत्म होने तक मिलिट्री वॉल मारिया से सभी टाइटन्स को क्लियर कर दिए थे और फिर रिफ्यूजर्स पर्सन यानी बाहरी लोग भी अपने घर पर रिटर्न हुए थे। इसके बाद वॉल के बाहर कुछ टाइटन्स रह गए थे। इसी के लिए सर्वे कॉप अपना पहला पर्पस के लिए सफर में वॉल के आउटसाइड में निकल पड़े थे।
इसी के साथ दोस्तों 100 साल में यही पहले ऐसे प्लैनेट्स के सिटीजन होते हैं जो कि ओशन यानी सागर को देखे थे। इसी के साथ दोस्तों सीजन 3 खत्म होता है, लेकिन दोस्तों देखना पड़ेगा कि सीजन 4 यानी फाइनल सीजन में क्या होता है। इसमें दोस्तों आखिर क्या होगा आप खुद प्रेडिक्ट कीजिए। वैसे भी दोस्तों 4 दिन के बाद ये रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों यही था अटैक ऑन टाइटंस के कंप्लीट टाइमलाइन के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।